हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 10वां पार्ट है और इसमें हम लोग जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस से लिए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उनका आंसर आप कमेंट में देते रहिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। तो द्विबीजपत्री पौधे कौन से होते हैं? तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक बीजपत्री, एक होते हैं एक बीजपत्री और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री। तो जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें दो बीजपत्र होता है और एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री में जैसे मूंगफली है, चना है, मटर है, तो इनका जो बीज होता है वो दो भागों में बट जाता है। ठीक है। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं इनका बीज दो भागों में नहीं बटा होता है, जैसे कि मक्का है, गेहूं है, चावल है, तो ये सब जो है एक बीजपत्री पौधे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, बताना कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। पहला दिया गया, इन पौधों में दो बीजपत्र होते हैं। तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं इनमें दो बीजपत्र होते हैं, तो ये सही कथन है। फिर दिया गया, इन पौधों में मूसला जड़ होती है। तो मूसला जड़ क्या होती है? मूसला जड़ जो है एक मेन जड़ होती है सबसे पहले, और उसमें से छोटी छोटी जड़ें इस तरह से निकली होती हैं। तो इस टाइप की जो जड़ होती है उसको मूसला जड़ कहते हैं। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, उसमें कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें रेशेदार जड़ होती है। रेशेदार जड़ जो है इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, एक ही जगह से तमाम जो है जड़ें निकली होती हैं, तो इसको जो है रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जो बीजपत्री पौधे होते हैं एक बीजपत्री, उनमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। ठीक है। और फिर दिया गया, इन पौधों में जालीदार वेनेशन होता है। तो जालीदार वेनेशन मतलब जालीदार सिरा विन्यास। तो ये जो है पत्तियां होती हैं, जो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास होता है, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनकी जो नसें होती हैं वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, इस तरह से होती हैं। और इनमें भी आप देखेंगे तो बारीक बारीक जो है ऐसे नसें निकली होती हैं। तो ये जो है द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता होती है। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें समांतर सिरा विन्यास होता है, यानी कि वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, उनकी जो नसें होती हैं वो इस तरह से लाइन से ऐसे समांतर रूप से अरेंज होती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बीजपत्री पौधों में होता है। और फिर दिया गया, इन पौधों में रेशेदार जड़ें होती है। तो रेशेदार जड़ें किसमें होती हैं? एक बीजपत्री पौधों में होती हैं, द्विबीजपत्री पौधों में नहीं होती। तो ये कथन जो है गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को तीव्रता से गर्म करने पर निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का क्या नाम है? तो लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? लेड ऑक्साइड बनती है और साथ में NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लगाना होगा। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही जो है लाल भूरे रंग की गैस होती है। लाल भूरे रंग की गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड बताता है, और एक बॉक्स ऐसे बना रहता है उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, यानी कि वो दूरी बताता है। तो वही जो है ओडोमीटर होता है। और स्पीड जो बताता है वो क्या होता है? वो होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूरी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो बायोगैस ये जो है कैसे बनाई जाती है? तो जो सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, और इसके अलावा गोबर है, भूसी है, तो और सड़ी गली चीज़ों से जो है बायोगैस बनाई जाती है। और इन चीज़ों को क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं, जिन चीज़ों से बनाई जाती है। ठीक है, तो किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय किण्वन। अवायवीय किण्वन, जो कि बिना ऑक्सीजन के किण्वन किया जाता है बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो उसको जो है अवायवीय किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवायवीय किण्वन। और
बायोगैस में कौन सी गैस मोस्टली होती है? तो CH4 ज़्यादातर होती है, जिसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो ध्वनि की जो गति होती है वो तापमान पर डिपेंड करती है। और अगर बात करें सामान्य तापमान पर, तो सामान्य तापमान यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तापमान पर ध्वनि की गति होती है लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग दिया गया होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 344 मीटर पर सेकेंड है, तो इसी को आप मानिएगा। ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड। और रूम टेम्परेचर पर बात करें, रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है? तो रूम टेम्परेचर जो है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को। और इस तापमान पर लगभग 346 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड होती है ध्वनि की। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पूछा गया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान होता है 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 331 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने देखा कि ध्वनि की जो गति होती है वो ज़्यादा तापमान पर स्पीड ज़्यादा होती है, और तापमान जैसे जैसे कम होता है वैसे ही ध्वनि की गति भी कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कौन से 2 पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं? तो इसके लिए कोड याद रखिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो जो पहला पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 होते हैं, थर्ड पीरियड में 8 होते हैं, और फोर्थ में जो है कितने होते हैं? 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, और सातवें पीरियड में भी 32 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 तक तो किस में है? तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकेंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, और ये किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन या बडिंग कहते हैं। ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन क्या होता है? तो इसमें जो है हाइड्रा होता है, उसके शरीर में एक छोटा सा अंकुर निकलता है, एक छोटा सा बड निकलता है, या अंकुर कहते हैं इसको। ठीक है, बाद में ये अंकुर अलग हो जाता है जंतु के शरीर से, और ये अलग जीव बन जाता है, यानी कि एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मुकुलन द्वारा। और बाइनरी विखंडन द्वारा किसमें होता है? तो अमीबा में बाइनरी विखंडन द्वारा होता है। बहुविखंडन द्वारा पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम में होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो यहाँ पे दिया गया है क्वथन। क्वथन यानी कि उबलना, वाष्पीकरण, वाष्पित होना, और हिमांक का मतलब होता है जमना, फ्रीज होना, और संघनन का मतलब कि वाष्प से फिर से द्रव के रूप में आना। ठीक है, तो इसको संघनन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे धीमी गति जो होती है वो वाष्पीकरण की गति सबसे धीमी होती है। ठीक है, किसी समान मात्रा के लिए, किसी द्रव के लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर जो है शक्ति होती है, शक्ति या पावर। ठीक है, और ये वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो वाट जो है इसकी एसआई यूनिट होती है। और इसके अलावा इसके जो है मात्रक क्या होते हैं? जूल पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। और इसके अलावा किलोवाट भी होता है। ठीक है, और हॉर्स पावर भी जो है इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शक्ति। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। दिया गया 18 वोल्ट इक्वल टू डैश इंटू 3 ओम। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 6 होगा, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे जूल होगा या वाट होगा या एम्पियर होगा या कूलाम होगा। तो ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू आई आर, यानी कि V यानी कि वोल्टेज, और I यानी कि करंट, और R यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? विद्युत धारा गुणे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध की यूनिट दी गई है ओम, और यहाँ पे क्या होगी? करंट की यूनिट होगी। तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। यहाँ पे 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 6 एम्पियर इंटू 3 ओम इक्वल टू 18 वोल्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो सबसे पहले
कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CO2, इसमें जो है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12U होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16U होता है। लेकिन यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी 12U प्लस 16 दूनी 32U हो जाएगा। और ये टोटल करेंगे तो 44U हो जाएगा, ठीक है। 44U जो है टोटल इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास। और इसमें से कार्बन का पार्ट कितना है, तो 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 32 है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज किसी का भी निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। टोटल वाले को नीचे रखेंगे और जिसका निकालना है, कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का जो है 12 है, इसको ऊपर रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये जो है 11 बार, तो यानी कि 300/11। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 27.3 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27.3। अगला क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत लंबी आंत है। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि ये घास खाते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं, तो इसलिए जो है इनकी आंत ज़्यादा लंबी होती है। क्योंकि घास और पत्ते में क्या होता है, सेलुलोज होता है और वो आसानी से पचता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए लंबी आंत चाहिए होती है, जिससे कि खाना ज़्यादा देर तक उसमें पड़ा रहे, तो इस तरह से जो है वो पच पाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरगोश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है इसमें शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी। और बाकी कुत्ता भी जो है सर्वाहारी होता है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरगोश। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे दिया गया एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम है, इसको 2 मीटर की ऊंचाई पर रख दिया जाता है, ठीक है। 2 मीटर की ऊंचाई पर उठा करके रख दिया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, M/G/H होता है, ठीक है। तो M कितना दिया गया है, 20 किलोग्राम, और G का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो नीचे की ओर लगता है और इसका जो विस्थापन हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटी के अपोजिट साइड में विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए G का मान जो है -10 लिया जाएगा यहाँ पे, इंटू -10 हो जाएगा। और H कितना दिया गया है, 2 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20 दामा 200 और दूना 400 और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में जो है ये आ जाएगा 400 जूल। ऑप्शन यहाँ पे माइनस में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे माइनस में होना चाहिए, -400 जूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन माइनस में होगा तो माइनस ही होगा, अगर मान लीजिए नहीं दिया गया है ऑप्शन माइनस में, प्लस में ही दिया गया है, तो आप 400 जूल कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग यानी कि मोमेंटम, तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं और ये M/V के बराबर होता है। M यानी कि द्रव्यमान, V यानी कि वेग, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वेग की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है ये संवेग की इकाई हो जाएगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, और ये बटे में जो सेकेंड है ये ऊपर जाएगा, तो सेकेंड की पावर -1 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड यानी कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं ज़्यादातर। जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड है CO2 और सल्फर का ऑक्साइड है SO2, तो ये जो है क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं दोनों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धातुओं की ऑक्साइड की बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड ज़्यादातर क्षारीय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो विद्युत सेल, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके बाद जो है उससे बिजली मिलती है हमें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत सेल। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो कोई वस्तु है जो वृत्तीय गति से चल रही है और उसका वेग एक समान है, ठीक है। तो इसमें क्या निरंतर चेंज होता रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी दिशा चेंज होती रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिशा, क्योंकि जो है हर बिंदु पर इसकी दिशा चेंज होती रहती है। अगर ये दिशा चेंज ना हो तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। मान लीजिए आप हाथ में कोई पत्थर का टुकड़ा अगर बांध करके घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमता रहेगा, क्योंकि हम जो है
उस पर एक अभिकेंद्र बल, एक अंदर की ओर बल लगाते हैं जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। तो उसके कारण उसकी दिशा चेंज होती रहती है और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो अभिकेंद्र बल समाप्त हो जाएगा और वो सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या चेंज होती रहती है, दिशा चेंज होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वो 10 सेकंड में 50 सीढ़ियों तक चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो मोहन की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति यानी कि पावर जो है किसके बराबर होती है, वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होती है, और वर्क डन जो है खर्च की गई ऊर्जा के बराबर होता है, जो कि m इंटू जी इंटू एच के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम। तो यहाँ पे m कितना दिया गया है, द्रव्यमान 40 किलोग्राम, और g का मान हम 10 ले लेंगे, और h का मान हम क्या रखेंगे, तो ऊंचाई कितनी दी गई है, 50 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल ऊंचाई हो जाएगी 15 गुणे 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 750 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 मीटर लिख दिया हमने, और टाइम यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 10 सेकेंड में निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पे 10 से जो है 10 कैंसिल हो गया, और 40 का मल्टीप्लाई होगा 7.5 में, तो ये हो जाएगा 300 वाट, ठीक है। 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 300 वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण जो है कुछ इस तरह से होता है, पहले जो है एक सर्किल रहा होगा पूरा, ठीक है, उसमें से इतना हिस्सा हमने काट करके अलग कर दिया, इधर पॉलिश कर दी, तो ये जो है क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इसका यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे पोल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, और पोल के बीच में जो है फोकस बिंदु होता है। तो यहाँ पे अगर वक्रता केंद्र पर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए जो है हम एक प्रकाश की किरण जो है सीधे ऐसे ले जाएंगे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इसके पैरेलल, और इसको ले आते हैं फोकस बिंदु से होते हुए ऐसे, और दूसरी जो किरण ले जाते हैं वो फोकस बिंदु से होते हुए ले जाते हैं, और जहाँ पे ये मिलता है वहाँ से सीधा जो है ऐसे पैरेलल इसको ले जाते हैं। जहाँ पर मिलती है ये दोनों किरणें वहीं पर प्रतिबिंब बनता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिली है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। हालांकि इसमें जो है परफेक्ट सर्किल तो इस तरह से बन नहीं पाता है, अगर आप परफेक्ट बनाएंगे तो ये बिल्कुल वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र के सामने ही जो है ये दोनों लाइन्स मिलेंगी, तो यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, और ये वस्तु के बराबर होता है, वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, समान आकार का होता है और वास्तविक होता है, क्योंकि ये जो है रियल लाइंस मिल रही हैं तो इसलिए जो है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये याद रखिएगा, उल्टा होगा इसके अलावा, और वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक समान आकार का और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें विभवांतर 2 वोल्ट लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, ओम का नियम यहाँ पे लग जाएगा, V = I × R, ठीक है। V दिया गया है 2 वोल्ट और I का मान कितना दिया गया है 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, इंटू R हो जाएगा। तो हमें निकालना है R का मान जिसको प्रतिरोध करते हैं, तो R = क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा कहते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, Na2CO3, ये क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसके अलावा वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जो है इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाना होगा और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे हमें क्या, कौन सी गैस पूछा गया है, कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पे यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है।
तो प्रोपेन ये जो है एल्केन फैमिली का कंपाउंड है। एल्केन के लास्ट में जो है क्या होता है, एल्केन के लास्ट में जो है एन लगा होता है, जैसे कि प्रोपेन, एथेन, मेथेन, ये सब जो है, ठीक है। और इनका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। अगर कार्बन के n एटम है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2n+2। और कार्बन का अगर एक एटम होता है तो वहाँ पे शुरू में क्या लगा होता है, मेथ लगा होता है। कार्बन के 2 एटम होते हैं तो एथ लगा होता है। कार्बन के 3 एटम होते हैं तो क्या लगा होता है, प्रोप लगा होता है। और कार्बन के 4 एटम होते हैं तो क्या लगा होता है, ब्यूट लगा होता है शुरू में। और कार्बन के 5 एटम होते हैं तो शुरू में क्या लगा होता है, पेंट लगा होता है। तो इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका सूत्र हम कैसे बना लेंगे, अगर कार्बन प्रोपेन का बनाना है तो प्रोपेन यानी कि कार्बन के 3 एटम होंगे तो C3 हो जाएगा। और एल्केन है तो जो है फॉर्मूला ये लग जाएगा, अगर कार्बन का n एटम है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, H2n+2। तो 3 है तो 3 × 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 दूनी 6 + 2 8। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, 8 एटम। तो C3H8 ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोपेन का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिकों में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किसमें होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होती है एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली का हाइड्रोकार्बन होता है तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इनके लास्ट में एन लगा होता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो होती है एल्कीन फैमिली। एल्कीन फैमिली लास्ट में ईन लगा होता है। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो होती है एल्काइन फैमिली, जिसमें आइन लगा होता है, जैसे कि एथाइन, मेथाइन, ब्यूटाइन, ये सब, ठीक है। तो एल्काइन फैमिली होगी तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड किसमें होगा, जो एल्कीन फैमिली का कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे एथेन, मेथेन ये तो जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है किस फैमिली का है, एल्केन फैमिली का। एसिटिलीन, इसका जो नाम होता है एथाइन होता है, ठीक है। एथाइन को ही एसिटिलीन भी कहते हैं। तो ये जो है एल्काइन फैमिली का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एथीन जो है ये एल्कीन फैमिली का होगा, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एथीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एथीन का फॉर्मूला होगा, जो एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। यानी कि अगर कार्बन के n एटम है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2n। और यहाँ पे एथ है तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एथ होता है तो कार्बन के 2 एटम होते हैं, ठीक है। कार्बन के 2 एटम है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2n, यानी कि 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाएंगे। तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है। और इथाइन का क्या होगा, तो जो एल्काइन फैमिली के कंपाउंड होते हैं इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे एथाइन शुरू में 2 एटम होंगे तो क्या होगा, एथ होता है तो यानी कि कार्बन के 2 एटम होंगे। और हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2n-2, यानी कि 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 एटम होंगे, C2H2। ये एथाइन या एसिटिलीन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये जो है पुरुषों में केवल पाई जाती है, मेल्स में केवल होती है। और ये किसके नीचे होती है, तो ये मूत्राशय के नीचे होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मूत्राशय। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति जब पर्याप्त मात्रा में होती है तो होता है पूर्ण दहन, जिसको कंप्लीट कंबशन या पूर्ण दहन कहते हैं। और पूर्ण दहन होने पर जो लौ होती है वो नीली होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नीली लौ होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।